बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा प्रोग्राम देखने का, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने का। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म का, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त पूरी सोसाइटी एक ट्रॉमा से गुज़र रही है, जिस किस्म की बर्बरियत और दहशतगर्दी पूरे मुल्क में फैली हुई है, उससे हर बच्चा, औरत, बूढ़ा आदमी, हर इंसान के ऊपर बहुत ट्रॉमा है। और इसको हैंडल करने के लिए हमने चंद पिछली 3-4 नशिस्तों में मैंने दावत दी थी दुनिया के बहुत ही मशहूर व मारूफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तैयब राशिद साहब को। आज भी वो मेरे मेहमान हैं और हम इसी बात का सिलसिला आगे चलते रहेंगे। जनाब, मेरे आज के मेहमान डॉक्टर तैयब रशीद साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, बहुत आपका शुक्रिया। मैं बिल्कुल मशहूर मारूफ नहीं हूँ और ना मैंने पहली दफ़ा भी कहा था, ना मैं होना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे अच्छा, ठीक है। छोटा-सा काम अगर कुछ किसी तरीके से करवा दे, वही अल्लाह का बहुत शुक्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में ट्रॉमा बहुत है और जहाँ जितनी खबरें आ रही हैं, मेरी बहुत बातें होती हैं, लोग आते हैं मुझे बताते हैं, बेतहाशा ट्रॉमा है। बल्कि जो हमारे पहले गरीब बेचारा जो सफ़र करता था ना, मज़लूम होता था, उसके ऊपर इतनी ज़्यादतियाँ होती थीं, वो सुबह-शाम बस इसी कश्मकश में था कि अगली रोटी कहाँ से आएगी, मेरी नौकरी होगी, नहीं होगी, पैसा कहाँ से आएगा, बच्चा बीमार हो गया, उसकी मैं तीमारदारी, खुद बीमार हो गया, क्या करूँगा? बहुत। और वो तो शायद उसने ट्रॉमा इंटरनलाइज़ करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब ये जो ट्रॉमा है, ये पाकिस्तान के तमाम तबकों में आ गया है, बशमूल जो सबसे जिसको कहते हैं ना अशराफिया, अरबपति, करोड़पति, खरबपति जो लोग हैं, उनके अंदर भी इतना ट्रॉमा है कि वो समझ नहीं सकते। वो सुबह उठते हैं, लोग कहते हैं हम जब उठ के बाहर जाते हैं, हँसने का दिल नहीं चाहता, किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता। बाज़ार में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, कोई अगर थोड़ा हँसी-मज़ाक पहले करते थे, सबके चेहरे गिरे हुए हैं। बहुत बुरा हाल है। तो जो आप ये काम कर रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है और मैं नाज़रीन से कहूँगा कि आप प्लीज़ जो हैं, हमें अपने भेजें जो सवालात होते हैं, ज़ाती नौइयत के ना भेजें, ज़रा इज्तिमाई नौइयत के भेजें कि मैं वो फिर डॉक्टर साहब की खिदमत में पेश करूँ कि वो अगले प्रोग्राम में इसको इनकी करें। तो डॉक्टर साहब, इब्तिदा करते हैं आज के प्रोग्राम की। आज के प्रोग्राम में हम वो पिछले 2 दफ़ा से हम कह रहे हैं कि आपके साथ भी एक ऐसा वाक़या हुआ था, जिसने आपको बहुत सबक दिया और आपको पता चला कि आपका जो ये पेशा है और इसके अंदर जो आप बात करते हैं, उसका असर और उसकी कामयाबी का कितना फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, ज़रा थोड़ा-सा बयान कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। शुक्रिया हैदर भाई। ये वाक़या है तकरीबन 20 साल पुराना। कुछ अर्सा पहले ही मेरे दोनों वालिदैन की वफ़ात हुई थी और 18 दिन के अंदर मेरे पहले वालिद और फिर वालिदा की वफ़ात हो गई और मैं उस सदमे से गुज़र रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था। तो उसको बहुत तरीके से मैंने डील करने की कोशिश की, मुराक़बा किया, मेडिटेशन की, योगा सीखा। तो अपना मैं क्लिनिकल काम भी कर रहा था। तो उस काम के दौरान मेरी एक इंटर्नशिप थी न्यूयॉर्क में, ब्रुकलिन में। तो ये तकरीबन कोई जैसे यहाँ पे ख़ज़ां का मौसम होता है, फ़ॉल जिसे हम कहते हैं, ऑटम, तो उसका आगाज़ था। तो मैं एक ग्रुप थेरेपी का सेशन टीच किया। उसको जब सेशन में अक्सर अपने सेशन का की इब्तिदा और इख्तिताम रिलैक्सेशन से या हल्के से मुराक़बे से करता हूँ ताकि उससे थोड़ा इंसान रिलैक्स हो जाए। तो मैं कर वो रिलैक्सेशन किया और तो बड़ा मैं खुद अपने आप को हल्का फ़ील कर रहा था, लाइट फ़ील कर रहा था। तो मैं उस क्लिनिक से निकला, तो निकल के वो चूँकि अंधेरा जल्दी हो जाता है ख़ज़ां में, तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था और ये पहली दफ़ा था कि मैंने लीज़ की थी गाड़ी काफ़ी साल मेहनत करने के बाद।
तो और नई थी गाड़ी बिल्कुल। तो उसको अ, थोड़ी देर बाद अभी मैं पहुँचा नहीं गाड़ी के करीब, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी अ, जो लेफ्ट दाहिनी पिंडली है, पसलियाँ उन पे एक ठंडी किस्म का मेटालिक मुझे टच फ़ील हुआ। मैंने देखा ये क्या है पीछे? तो 2 टीनेजर्स थे और उनके हाथ में जो मेटालिक का जो धात का जो टच था, वो एक एक्चुअली गन थी। अम, एकदम से मैं और उन्होंने मुझे कहा कि चुप करो और गाड़ी की तरफ चलो, क्योंकि मेरे हाथ में चाबी थी ऑलरेडी। तो इन हालात में आप क्या कुछ नहीं करते? मैंने कहा बिल्कुल। जैसे आप कहें। मैं गाड़ी के करीब गया, उनमें से एक ने मुझसे चाबी ली और दोनों टीनेजर्स थे। गाड़ी की अगली सीट पे बैठ गया और पिछली सीट पे दूसरा गन उसने मेरे इधर रिब केज में पसलियों के करीब रखी और कहा बैठ जाओ, तो मैं साथ बैठ गया बिल्कुल। तो अगले 5 मिनट में हैदर भाई एटलीस्ट 3 उन्होंने रेड लाइट्स क्रॉस कर ली और मुझे अंदाज़ा है कि अमेरिका में वेस्ट में किसी भी कोई भी अगर रेड लाइट क्रॉस करे तो कितनी जल्दी उसकी एक या तो एक्सीडेंट होने का काफ़ी खतरा होता है, या आपको पुलिस चेस करना शुरू कर देती है, क्योंकि कोई ना कोई रिपोर्ट कर देता है यहाँ। और जिस ब्रुकलिन का वो इलाका था जहाँ पे पुलिस का गश्त स्पेशली शाम के वक़्त रहता ही है। तो मैं पहले ही पैनिक में था, मैं और मज़ीद ये देख के मैं और मज़ीद परेशान हो गया, हवास-बख्ता हो गया कि अब क्या करूँ? मेरा ख़्याल है मैंने कोई आयत पढ़ी, कोई स गहरे साँस लिए और उन्होंने कहा कि ये देखो, ये मेरा बटुआ है, इसमें ये डेबिट कार्ड है, इसमें क्रेडिट कार्ड है, ये कैश है, तुम्हें जो चाहिए ले लो। लेकिन अगर ये तुमने अपनी स्पीड कम ना की और रेड लाइट्स क्रॉस करते रहे, तो ये जो जॉय राइड है ना हमारी कोट अनकोट, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और पुलिस हमारे पीछे होगी। असल में उस दौरान मेरी एक और जगह इंटर्नशिप चल रही थी, जहाँ पे मैं ऐसे यंगस्टर्स के साथ काम कर रहा था जिनको यहाँ पे अमेरिका में और कनाडा में थर्ड डिग्री क्राइम जिनके होता है, इन्हें जेल में नहीं डालते, लेकिन इनकी इनकी रिफॉर्म के लिए इन्हें एक घर में रहने की इजाज़त देते हैं, जहाँ पे उनकी फैमिलीज़ आके मिल सकती हैं, लेकिन वो वहीं पे पढ़ते हैं। जेल नुमा कह लें, घर कह लें, लेकिन जेल नहीं होती। जुवेनाइल हाल्फवे हाउस की तरह से कहते हैं यहाँ पे। तो वहाँ भी मैं काम कर रहा था, तो मेरा थोड़ा-सा तजुर्बा था कि इनके साथ थोड़ा-सा कैसे मैंने इनको डील करना है। तो पहले तो 1 मिनट तक उन्होंने कुछ मेरी बात का असर नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि थोड़ा-सा उन्होंने जब देखा तो थोड़ा-सा स्लो डाउन कर लिया। स्पेशली जब मैंने उन्हें सब अपना पैसे और बट वगैरह दे दिया। तो अब उसके बाद फिर कुछ मिनट गुज़र गए, उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा-सा दोबारा साँस ली, दुआएँ-शुआएँ पढ़ के मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भाई बताओ, ये तुम किस तुम्हारे व्हाट आर यू गुड एट? तुम्हारी खूबियाँ क्या है? क्या चीज़ तुम तुम किस चीज़ को अच्छी तरीके से कर महारत सकते किस चीज़ में है? हो? तुम्हारे में महारत किस चीज़ की है? भारत किस चीज़ में है? तो उन्होंने पहले जो जवाब दी वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं-नहीं ठीक है, वो भी तुम अच्छा करते हो, लेकिन कोई और जो सही मायने में अच्छी चीज़ कर। अब वो मेरी तरफ ऐसे देखें कि मैं कोई फ़्लाई मख़लूक़ आ गया हूँ कि ये क्या बंदा बात कर रहा है। तो कोई ख़ैर जवाब नहीं दिया। फिर लेकिन उससे थोड़ा-सा एक जो माहौल माहौल था वो थोड़ा कम हो। कम हो गया और उन्होंने कहा कि अब तुम हमारे जैसे लगते हो और ये है, वो है, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे जब तक तुम हमारे साथ जो भी बात कहते हम कहते हैं करते रहो। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल। मैंने कहा दोबारा मैं उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि तुम्हारे में व्हाट आर यू गुड एट? हुँ, ये वो तो ठीक है बताएँ। तो अब वो दोबारा थोड़े से परेशान हुए कि ये बंदा तो बाज़ ही नहीं आ रहा। तो दोबारा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अभी 3 या 4 मिनट बाद उन्होंने एक अपनी मुझे याद है एक ने लेदर जैकेट पहनी हुई थी और लेदर जैकेट से उसने सीडी
अब ये वो दौर है जब पे सीडी प्लेयर होते थे। उसने सीडी निकाली और उसने गाड़ी के सीडी प्लेयर में सीडी डाल दी और कहा, "यू नो व्हाट? वी आर गुड एट म्यूज़िक। हम म्यूज़िक अच्छा कर लेते हैं और तुम अब हमारे साथ म्यूज़िक ही करोगे।" मैंने कहा, "मुझे तो म्यूज़िक नहीं आता।" कहते, "वरी नॉट, कोई मसले की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। उन्होंने मुझे इन्वर्टेड उल्टी बेसबॉल कैप पहनाई और कहा कि हम तुम्हें हिप हॉप मूव्स सिखाएँगे। अब हिप हॉप देखिए, म्यूज़िक सिखाएँगे। अच्छा, म्यूज़िक, ठीक है। हिप हॉप डांस। अब हिप मेरी हॉप जो डांस। गन गन है वो मैं अभी तक मेरी पसलियों में जड़ी हुई अच्छा, है। गन लगाई हुई है और कहा है कि तुम्हें हिप हॉप सिखाएँ। अब मैं वहाँ बैठ के भाई उनके साथ ना गाड़ी में हिप हॉप म्यूज़िक पर डांस कर रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेट्स ग्रूव, उसे ग्रूव कहते हैं। सो वी आर ग्रूविंग। कुछ अब मज़ीद थोड़ा माहौल बेहतर हो गया, उसके बाद उन्होंने एक मैकडॉनल्ड्स पे रुक के कहते हैं कुछ खाना-पीना। मैंने कहा नहीं भाई ठीक है। फिर एक और जगह रुके, अब दोस्तों से एक उतरा, दूसरा मेरे साथ बैठा हुआ है, वो अपने दोस्तों से कोई बातें-शातें करके मैंने कहा पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं। ये इससे चलते रहा तकरीबन, मुझे याद है 45 मिनट तक ही मेरी जो है राइड रही है। और उन्होंने मुझे 45 मिनट्स के बाद उन्होंने मुझे ब्रुकलिन के उसको डार्क कॉर्नर, डार्क स्ट्रीट के कॉर्नर पे आया, तो उन्होंने कहा फौरन उतर जाओ, जस्ट गेट आउट। तो मैं उतर गया। उतर के मैं ज़ाहिर है अब मुझे पुलिस को रिपोर्ट करना है, सब बताया, अपनी मिसेस को बताया वगैरह सारा। तो 2-3 चीज़ें इसमें हुई। अब अ, उस गाड़ी के पीछे हैदर भाई मेरा नया लैपटॉप था। अब उस टाइम पे लैपटॉप बहुत महँगे आते थे। उस पे मेरा डॉक्टरल पीएचडी के थीसिस का डेटा था और ये वो दौर था जब आपकी एक्सटर्नल ड्राइव नहीं आई थी। तो मेरे पास अगर हुँ, वो लैपटॉप चोरी हो जाता, मेरा पूरा डेटा चोरी हो जाना था। मेरे पास कोई बैकअप नहीं अच्छा। था। अब मैं बहुत परेशान हुए। एक तो खैर गाड़ी चलेगी, लेकिन साथ मेरी सालों की मेहनत भी उसमें थी। तो पुलिस ने मुझे पुलिस स्टेशन, पुलिस आए, उन्होंने लेके गए। हालाँकि मैं इनके साथ अ 45 मिनट गुज़ारे। उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखाना शुरू की कि इनमें से किसी को पहचानो। मैंने कहा मैं नहीं पहचाना। उस वक़्त तो खैर मैं पहचान नहीं पाया बिल्कुल। वाक़या गुज़र गया। अगले दिन मुझे पुलिस का फ़ोन आया कि वी हैव फाउंड योर कार, तुम्हारी गाड़ी मिल गई है। और मैंने सबसे पहले पूछा कि उसकी ट्रंक में, उसकी डिक्की में मेरा लैपटॉप है। कहते हैं यस वी है, हियर इज़ अ लैपटॉप। अच्छा, वाह! तो अब मुझे हैदर भाई इस वाक़ये ने उस वक़्त तो बिल्कुल समझ नहीं आया। वो बंदा थोड़ा शॉक में होता है। हुँ, लेकिन काफ़ी महीने बाद वाक़ई समझ आया कि हम अपने, स्पेशली मेरे प्रोफ़ेशन में, नफ्सियात में, हम थेरेपी में अक्सर जो अपनी इलाज करते हैं, थेरेपी का आगाज़ करते हैं, वो एक गलत क्वेश्चन से करते हैं। मेरे ख़्याल में गलत क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हुँ। या मुझे बताओ क्या तुम्हारा मसला है? मसला क्या है? तुम्हारा मसला प्रॉब्लम क्या है? या ठीक। तुम्हें या तुम्हें क्या क्या व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि वो एक गलत क्वेश्चन है, वो कतई गलत नहीं है। लेकिन उस क्वेश्चन के साथ हमें ये ज़रूर पूछना चाहिए कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो? तुम्हारी खूबी क्या है? क्योंकि जब हम किसी भी जगह पे आके दूसरे से जो जब जायज़ा लेना शुरू कर देते हैं कि इस शख्स में ये खराबी है, और स्पेशली जब हमारे पास थोड़ी-सी पावर की पोज़ीशन होती है। जैसे लास्ट मैंने सेशन में भी कहा कि पावर की पोज़ीशन हमारे लिए एक अमानत होती है। अगर हम उसका अब्यूज़ करेंगे, उसका इस्तेहसाल करेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हो सकती है। और वो बहुत लेवल पे हो सकती है, वो पॉलिटिक्स में हो सकती है, हैदर भाई, वो अ अ, इलाज मुआलजे में हो सकती है। क्योंकि एक ये पावर डायनामिक्स जो है, वो बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ दे सकता है ना, स्पेशली उसका जिसके ऊपर वो इस्तेहसाल हो रहा है। वो उस वक़्त तो बात नहीं करेगा, लेकिन बाद में बात करेगा। लेकिन जब मैंने इन नौजवानों से पूछा कि तुम में सही क्या है? तुम्हें खूबी क्या है? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया।
पर एज़ सच उन्होंने ये नहीं बताया कि हम ये, उन्होंने कहा कि ये हम करेंगे, उन्होंने करके दिखाया और कहा कि तुम हमारे साथ करो। तो एक वो कामराडरी आ गई, एक एक साथ हो गया और वो हुँ। उनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया मुझ में कि ये शख्स जो है ये हमें ये हमारी खूबियाँ जानना चाहता है। बजाए इस हालत में भी कि जब हमने इसको गन पॉइंट पे रखा हुआ है। और वो हुँ। अच्छा वो कैसे आया? मैं बात तो का फिर से आपने उनके ज़हन के एक जो एक बैरियर था उसको क्रॉस किया और उनको इंसान समझकर उनसे बात की, बजाए कि एक चोर या डाकू समझ के बात की। बिल्कुल। तो य ये ये चीज़ जो हमें हमें सीखनी चाहिए कि अल्लाह ने कोई शख्स ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हम सब में कोई ना कोई खूबी ज़रूर पैदा की है। अ, हालात माशरे के हालात, माली हालात, समाजी हालात, इक़्तिसादी हालात, पॉलिटिकल सियासी हालात, सारे मिल के बाज़ वक़्त हमारी खूबियों को बहुत नीचे कर देते हैं, बहुत उसको सलब कर देते हैं, तो ऑप्रेस कर देते हैं। तो स्पेशली जो पाकिस्तान में सुनने वाले हैं, आपने ट्रॉमा की बात की, इस वक़्त जो लोग ट्रॉमा में हैं, आप उनकी अगर आपने किसी तरीके से दिलजोई करनी है, तो उनमें अगर कोई भी आपको छोटी-सी भी खूबी नज़र आती है, कोई भी छोटी-सी भी कोई खुशी। अच्छी बात नज़र आती है, खुशी नज़र आती है या अच्छी बात, वो कोई हुँ, छोटा-सा भी वो काम कर सकते हैं, उसको आप उसे सेलिब्रेट करें, अच्छे जेन्युइन तरीके से, उसको ये नहीं कि उसको मसनूई तरीके से बढ़ाएँ और जिसे हम प्लैटिट्यूड कहते हैं, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑथेंटिकली जेन्युइन तरीके से, मुख़लिस तरीके से हमें दूसरों की अच्छाइयों पे नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने जैसे पहले बात की थी हैदर भाई कि हमारा जो ज़हन है अल्लाह ने हमारे लिए एक इम्तिहान बना के भेजा है। देखिए, अल्लाह के पास फ़रिश्ते तो बहुत ज़्यादा हैं। उसे फ़रिश्तों की कमी अपनी इबादत तो के लिए तो नहीं ना कमी है, फ़रिश्ते हर वक़्त इबादत करते रहते हैं। अल्लाह ने हमें यहाँ पे अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बना के भेजा है कि हम अपने पोटेंशियल को, अपनी खूबियों को रियलाइज़ करें कि हम उनको कैसे उजागर कर सकते हैं और उससे भी बड़ा काम मेरे नज़दीक ये है कि हम दूसरों की खूबियों को उजागर करें, उजागर करें। अपनी भी उजागर करें। खूबियों को उजागर करें, लेकिन ख़ास तौर पर दूसरों की खूबियाँ उजागर करें, उनकी खुशियों में मिलें, उनकी छोटी-छोटी खुशियों में शामिल हों। बिल्कुल। और हैदर भाई इस वाक़ये ने ये किया कि मेरी जो प्रैक्टिस थी, अगले 20 साल से लेके अब तक, मेरा ख़्याल कंप्लीटली बदल दी क्योंकि मेरा मेरे मैंने ये तय कर लिया कि मेरा मकसद एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, एज़ अ नफ्सियात-दान लोगों की सिर्फ़ ख़ामियाँ, उनके डेफ़िसिट, उनकी गलतियाँ, उनकी कमियाँ, उनकी कोताहियाँ ढूँढना नहीं है। बल्कि मेरा काम है जेन्युइनली उनकी खूबियों को भी उजागर करना जेन्युइनली एक एक मुख़लिस तरीके से। क्योंकि जब हम ख़ामियों और खूबियों का इम्तिज़ाज पैदा करेंगे, तो ज़िंदगी का बैलेंस उसी उसी से आएगा। फिर हम सीख सकेंगे कि हम अपनी ख़ामियों को, अपनी गलतियों को, कोताहियों को कैसे अपनी खूबियों के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं, उन पे काबू पा सकते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, एक रोड रेज कहते हैं ना कि आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने आपको साइड मारी या गलत किया, आपने उसको ऐसे हाथ दिखाया या कुछ और, यहाँ कुछ और किस्म के इशारे किए जाते हैं, गालियाँ देते हैं, दूसरा भी आपको करता मैं आपको पता है यहाँ उबर ड्राइविंग किया करता था, तो हाँ, उबर ड्राइवर आपको पता है टैक्सी ड्राइवर से भी 2 हाथ आगे होते थे, कभी यू टर्न मारा बीच सड़क में, दाएँ मारा, बाएँ मारा, तो बड़े मतलब हम इस तरह की हरकतें करते थे। तो जब भी अगर कभी हरकत इस तरह हो जाती थी और कोई नाराज़ होता था, तो मैं ऐसे हाथ जोड़ के या ऐसे स्माइल करके और उसको कहता था, "यार माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी", शीशा नीचे करके वो गालियाँ देते-देते रुक जाते थे और एकदम उनके मुँह पे मुस्कुराहट, "नो, नो, नो, इट्स ओके बडी, डोंट वरी, नो।" वो हैरान हो जाते, मैं कहता, "नो, नो, माय फॉल्ट।" अगर मेरी गलती नहीं भी होती थी और कोई बंदा आके ऐसे मुझे करता था, तो मैं कहता था, "यार आई एम रियली सॉरी।" ओह हो हो! और इतना वो आसान हो गया मेरे लिए ये कि कभी भी मेरा सड़क पे झगड़ा नहीं हुआ। तो इसका ये क्या स सिलसिला है?
अरे भाई एक कोट है, आई थिंक एमर्सन की कोट है कि इंसान का जो एक डिसाइडेड एडवांटेज, एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर एक डिसाइडेड या फैसला कुन एडवांटेज जो बढ़तरी दूसरे पे हो सकती है, अगर बढ़तरी के एतबार से बात करें हम, वो है उसका अनरफल होना। उसका अनरफल होना, अनरफल कहते हैं ना, अच्छा, गुस्से ना होना। गुस्से हो रहा, हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम इस सोसाइटी में एक, और एक दुनिया, एक आलमी सोसाइटी ऐसी बन गई है जिसमें रोड रेज है, जिसमें अब शॉपिंग रेज भी आ गई है। लोग वेकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे वेकेशन रेज भी आ गया, क्योंकि वो वेकेशन पे भी वो ना स्ट्रेस में रहते हैं। उसकी मेरे नज़दीक आप, और ये रोड रेज एक अलामत है, एक ज़ाहिर करती है किस चीज़ की अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम है। अंडरलाइंग प्रॉब्लम है कि हम फील करते हैं कि हमारे हम हमारे में हमारे पास टाइम नहीं है, हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचना है, हमारे पास वक्त की बहुत ज्यादा अ, हम कमी है। कमी है, वक्त मुफलिस हो गए हैं। टाइम पॉवर्टी कहते हैं ना, मेरी उर्दू अच्छी नहीं है लेकिन मुफलिसी, हमें वक्त की मुफलिसी है। लेकिन हमने देखा है कि जब इंसान वक्त को मसनूई तरीके से एक्सेलरेट चेंज करता है, तो फिर वक्त उसको बदल देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक जो नेचुरल तरीके से हम जब मूरी को फार्म में उसे रेज करते थे, उसे बढ़ाते थे, और उसका गोश्त, जैसे देसी गोश्त की मूरी कहते हैं, या देसी जानवरों की ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहते हैं, उसको हमने एक्सेलरेट कर दिया। जो चीज़ 6 माह में होती थी उसे हम 6 हफ्तों में ले आए हैं। तो उसके असरात देखिए हमारी खुराक पे कैसे हुए। हम्म। इसी तरह हम्म। इसी तरह तो यही है कि जब वक्त को तेज कर देता है तो फिर वक्त उसके काबू से निकल जाता है। हम्म। तो हमें अच्छा, वक्त इस स्लो जी करना सॉरी, चाहिए। नहीं नहीं वक्त को ठहराव में लाना है, आप बेसिकली कह रहे। तो डॉक्टर साहब, ये जो अ, खुशहाली है, इसके नीचे आपके अपने ज़ाती स्ट्रेस भी हैं, आपके समाजी स्ट्रेस हैं, आपके इक़्तिसादी स्ट्रेस है, पैसों की कमी, नौकरी की, आपके रिश्तों के स्ट्रेस है, बीवी मियाँ से नहीं बन रही, मियाँ बीवी की नहीं बन रही, औलाद से नहीं बन रही, भाई-बहनों से नहीं, माँ-बाप से, दोस्तों से नहीं बन, और ये सारे स्ट्रेस भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और फिर चूँकि हम सड़क पे होते हैं और वो जो दूसरा आदमी है, ना उससे हमने कभी मिलना है या औरत से कभी मिलना है, ना हमारा कभी वास्ता पड़ना है, तो वो सारी भड़ास जो है हम अपनी निकालते हैं, ये उसकी भी अक्कासी करता है? बिल्कुल। लेकिन ये किस चीज़ की अक्कासी करता है? ये एक और रुझान की अक्कासी करता है, जिससे हम कहते हैं कि ये हेडोनिक ट्रेडमिल बन गई है। क्या है जी? हेडोनिक हेडोनिक ट्रेडमिल, अब उसको मैं उर्दू में तर्जुमा करूँगा। हेडोनिक कहते हैं ना, जैसे लज़्ज़त को, प्लेज़र को। सो प्लेज़र हमने को। प्लेज़र को परस्यू करने की, लज़्ज़त परस्ती की, लज़्ज़त को अच्छा पाने के लिए, लज़्ज़त को पाने के पाने के लिए लिए। हम इतने ज़्यादा पागल हो गए हैं, समझ लें कि हम उसके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा पैमाना क्या है? पैसा कमाना। अब ये जो रोड रेज की बात कर रहे हैं, वो जल्दी में जाए कि ताकि मैं ज़्यादा काम कर लूँ, ज़्यादा पैसे बना लूँ। तो अब उसके बारे में हैदर भाई जो रिसर्च कहती है, मेरी अपनी रिसर्च जो मैंने पब्लिश की है, और कुछ मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों ने पब्लिश किया है, वो कहते हैं कि जो हेडोनिक ट्रेडमिल है, उसका 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 जो लुब्बे-लुबाब ये है कि जिस चीज़ आप जितनी चीज़ों मादी चीज़ों के लिए जितनी तगो-दो करते हैं, जब आप उन्हें उसके लिए आप बड़ी कोशिश करते हैं, यार मैं अब अगर इतने मैं घंटे और काम कर लूँ तो मेरे पास, और यहाँ इतने महीने और काम कर लूँ, या ये प्रोजेक्ट कर लूँ, ये कर लूँ। हम जो मेरे सुनने वाले हैं, हम सबकी कोई ना कोई ख्वाहिश होगी, कोई ना कोई टारगेट होगा। मैं उनको तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप सिर्फ़ टारगेट को इसलिए अचीव कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा खुशी देगा, अब्दी या हकीकी मायने में खुशी देगा, तो ये एक चीज़ याद रखिए कि इन्वेस्ट का
जिसे हम बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ की बहुत अच्छी मेयार पे की गई तहकीकें बताती है कि जो मटेरियलिज़्म है, वो एक्चुअली हमारी ज़हनी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? कि अब आप देखिए, अब आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ हैदर भाई। आप सोचिए एक शख्स जो लॉटरी आज की रात लीजिए, कल सुबह वो उठता है, तो उसकी लॉटरी निकल आती है, ठीक है? लॉटरी विनर। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे भी अफ़राद इंसान इस दुनिया में होंगे, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, जिनका एक्सीडेंट हो जाएगा। अल्लाह सबको महफूज़ रखे और वो उस एक्सीडेंट के नतीजे में अपाहिज भी हो सकते हैं। तो अब 2 ग्रुप्स को लिए, इन 2 ग्रुप्स को स्टडी किया गया। पहला था लॉटरी विनर्स और दूसरा था जो किसी बहुत ही हादसे की शिकार। भयानक शिकार की वजह से वो हादसे का शिकार हुए, अपाहिज हो गए। एंड अब 2 ही एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं। ठीक है। अब तहकीक ये बताती है, हेडोनिक ट्रेडमिल ये बताती है कि विदिन 80% यानी 80% से ज़्यादा लोग ये दोनों ग्रुप्स में 6 महीने के अंदर-अंदर अपना उनका जो आज का हैप्पीनेस लेवल है, उस पे वापस आ जाएँगे। यानी जो बहुत ज़्यादा जो समझ रहे हैं कि वो लॉटरी जीत के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे और जो शायद बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, जिनको जो कि बदकिस्मती से अपाहिज हो जाएँगे। ये हमें क्या बताता है? मतलब वो वापस अपने जो ओरिजिनल उनकी खुशी का लेवल था, उस पर पहुँच जाते हैं। एक वो जो खुशी वाला जो है वो भी नीचे आ जाता है और जो अपाहिज है, जो बिल्कुल डिप्रेस हो गया, वो ऊपर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम 2 चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं। एक तो पहली बात तो ये सीख सकते हैं कि हम बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं और हम उस हुँ, चीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हुँ, कि हमें अडैप्ट करने की, हमें चीज़ों को अपनाने की, उनसे आदी होने की जो सलाहियत है, वो कम है लेकिन वो बहुत ज़्यादा है। कितने हम हुँ, उसको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। पॉज़िटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी। हुँ, एक्चुअली पॉज़िटिव के लिए स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो तहकीकें बताती है कि जो लॉटरी विनर्स हैं, वो एक्चुअली अक्सर पहले से नाखुश होते हैं। क्योंकि अब पैसा ज़्यादा आ गया है, रिश्तेदार माँग रहे हैं, ज़रूरियात बढ़ रही हैं, अब मैंने उसको बचाना है, उसको इन्वेस्ट करना है, वो एंग्ज़ायटी और आ जाती है उनमें। तो इसकी निस्बत कुछ लोगों जो कि अपाहिज हो गए, उनसे पूछा गया, इसी तहकीक में कि अगर आपको क्या आप अपने 6 महीने के पहले स्टेटस पे जाना चाहते हैं? जो आप जैसे आप 6 महीना पहले थे। तो आप हैरान होंगे कि उनमें से हर एक ने नहीं, लेकिन एक अच्छी तादाद ने सब्सटेंशियल नंबर ने कहा नहीं, आई एम ओके, आई हैव एडजस्टेड टू इट। हुँ, तो ये बहुत अहम चीज़ है कि हम जिस चीज़ के लिए हमने अपनी ज़िंदगी का महवर, आपने रोड रेज की बात की, उस चीज़ का हुँ। जिस चीज़ को हासिल करने के लिए हम इतनी तगोदो करते हैं, वो एक्चुअली हमें हकीकी खुशी नहीं, देर पा खुशी नहीं देते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो 2 लफ्ज़ हम बहुत बार-बार सुनते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में भी बहुत फरमाते हैं, जिसको हम शुक्र कहते हैं या ग्रैटिट्यूड कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि हर वक़्त शुक्र में रहो और तहम्मुल में रहो, कंटेंटमेंट में रहो, कि जिस हाल में हो, ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को छोड़ दें, लेकिन जिस तरह आपने एक दफ़ा पिछले प्रोग्राम में कहा कि हम हर वक़्त अपने से ऊपर को देखते हैं कि यार वो कितना देखो खुशनसीब है, लेकिन हम आपसे नीचे से नहीं देखते कि अगर मैं गरीब हूँ लेकिन मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं, मेरे पाँव चल रहे हैं, मैं स देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, सूँघ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, दिमाग मेरा चल रहा है, तो मैं उस आदमी से जो अपाहज है, लंगड़ा है, लूला है, चाहे अरबपति हो, उससे मैं कितना ज़्यादा बेहतर हूँ। बिल्कुल। तो ये जो हम ऊपर का काबिल करते हैं ना, जायज़ा ऊपर से देखते हैं, तो वो फिर हमें हसरत पैदा होती है कि हमारे पास ये क्यों नहीं है। ये इसीलिए तो ये जो मादियत परस्ती की जो रेस है, उसको हम ऐसे बयान कर सकते हैं। अरे भाई इसको ऐसे समझे कि आपने एक गोल अचीव करना है, बड़ी कोई प्रैक्टिस हदफ आपने हासिल करना है, अचीव ठीक। करना है, टारगेट अचीव करना हदफ अचीव करना है। फुटबॉल, सॉकर को ले लीजिए, तो वो आपने बड़ी प्रैक्टिस की, उसके बाद आपने गोल कर लिया।
आप हम लोग क्या करते हैं कि हम बजाय ये कि उस पे शुक्र करें, जैसे आपने कहा, हम अपनी गोल पोस्ट को आगे कर लेते हैं। मुझे अगला हुँ। अब देखिए आपको एग्ज़ाम्पल बड़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल है। मेरे पास यार ये सेल फ़ोन नहीं है, ठीक है? मेरे पास वो टच स्क्रीन वाला, इतनी मेमोरी वाला, इतने फंक्शन हाँ, वाला टच हाँ। मैं कितना खुश होगा। अब मुझे बताइए कि आपने उसके लिए एक शख्स है, उसने उसके लिए बड़ी मेहनत की, पैसे-वैसे कमाए या एक बड़ा घर लेने के लिए पैसे कमाए। या इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के लिए, अप्लायंसेस लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए कमाए। जब उसने गाड़ी ले ली, सेल फ़ोन ले लिया, अप्लायंसेस ले लिए, कितनी देर तक आपको वो हकीकी खुशी देगा? बहुत देर तक नहीं, क्योंकि उसके बाद अब मुझे नया अच्छा ब्रांड चाहिए, ठीक है? उसके मुकाबले में हैदर भाई क्या हम मेरी मेरी जो अपना जो मेरा थेरेपी का वर्क है, उसमें टीच करता हूँ कि आप ना परचेज़ प्रोडक्ट्स की बजाय, चीज़ों की बजाय तजर्बात को हासिल अच्छा, कीजिए। अच्छा, अच्छा। चीज़ें ना खरीदें, तजुर्बात खरीदें। अच्छे अच्छी तजुर्बे अच्छी कहीं जाके वॉक की, कहीं अच्छा खाना खाया, कहीं अच्छी तैरो-तफ़री की, बजाए इसके कि बड़ी गाड़ी खरीदी, बड़ा घर खरीदा, ये कह रहे हैं आप? या और इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ कि जब आपने छुट्टी पे जाना होता है या आपने किसी जगह पे जाना होता है और आप बड़े स्ट्रेस में होते हैं, एयरपोर्ट जाना है या गाड़ी पकड़नी है या रोड पे जाना है, पेट्रोल डलवा लो, ये कर लो, सब कुछ कर लो, बड़ी स्ट्रेस में, हर कोई स्ट्रेस में है। लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं, शादी में गए हैं, फैमिली से मिलने गए हैं और वेकेशन पे गए हैं और बड़ा अच्छा आपका तजुर्बा रहा है। 5 साल बाद हाज़िर भाई आपसे अगर मैं पूछूँ कि आपको वो जाने से पहले स्ट्रेस याद है? अक्सर हुँ। अक्सर लोग, मैं ये नहीं कहता हर कोई, अक्सर लोग कहेंगे नहीं यार वो तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो क्या होता है हाँ, कि प्रोडक्ट्स जो हैं, चीज़ें वक़्त के साथ अपनी कशिश खो देती हैं। ओह! तजुर्बात वक़्त के साथ मज़ीद पुरकशिश हो जाते हैं। डॉक्टर साहब इतनी खूबसूरत बात की। आपको पता है मैं भी थोड़ा लंगड़ा-लूला ये ट्रेनिंग किया करता था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो एक बड़ी मशहूर मैंने एक सेइंग पढ़ी कि अपने जो रिश्ते हैं उनको उस्तवारो, उनको मज़बूत करो, इसलिए कि जब तुम बीमार होगे और अस्पताल में होगे, तुम्हारी रोलेक्स की घड़ी या तुम्हारी बीएमडब्ल्यू या तुम्हारा जो $5 मिलियन का घर है, वो तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा तुम्हारे बिस्तरे पे, तुम्हारी बीवी बैठेगी या मियाँ बैठेगा या औलाद बैठेगी या दोस्त बैठेंगे। इसलिए रिश्तों को जोड़ो, वो खुशियाँ भी ज़्यादा देते हैं और काम भी वो आएँगे। ये रोलेक्स की घड़ी, ये बीएमडब्ल्यू और ये जो अरबा-खरबे रुपए हैं, ये काम नहीं आएँगे। बिल्कुल। अब एक और मैं आपको एक तहकीक बताता हूँ। कुछ लोगों को पूछा गया मिलियनेयर्स से, ये ये थॉट एक्सपेरिमेंट था सिर्फ़ कि इमेजिन करो कि आप डेथ बेड पे हो, तो और डेथ बेड पे मोस्टली लोग क्या क्वेश्चन करते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि यार मैं मज़ीद 12 और या 200 और चॉकलेट खा लेता, इतनी ज़्यादा और राइड कर लेता, इतनी ज़्यादा वेकेशन करता। नो, अक्सर लोग जो डेथ बेड पे जब इनसे पूछा गया हाइपोथेटिकली और एक्चुअल लाइफ में पूछा गया, तो एक ऑलमोस्ट यूनानिमस, एक बिल्कुल बगैर किसी तफरीक के एक जवाब आता है जिसकी समरी है, काश मैं अपने प्यारों से के साथ ज़्यादा वक़्त और अच्छा वक़्त गुज़ार लेता। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो डेथ बेड क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि चीज़ों के साथ नहीं हमें खुशी मिलेगी, हमें इंसानों के साथ खुशी मिलेगी। वाह! वाह! बहुत ज़बर डॉक्टर साहब आज का तो इतना मज़ा आया और इसी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे अगली नशिश में इंशाअल्लाह ताला कि आपके ये 20 साल के आपका जो तजुर्बा है कि इसमें लोगों की खुशियाँ कैसे आपने बताई और ये वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक हैप्पीनेस रिसर्च प्रोजेक्ट भी बहुत मशहूर है आपके एरिया में, उसके मुतल्लिक भी अगर थोड़ा-सा बताएँ फिर अगली नशिश में उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। सो हार्वर्ड की एक बड़ी अभी तक वो कंटिन्यूअस स्टडी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अब तक तवील तरीन जितनी भी स्टडीज़ हैं उनमें से एक स्टडी है। तो उसका मैं अभी सिर्फ़ आपको लुबे लुबा देता हूँ, उसका जो है इसकी डिटेल बाद में बताएँगे।
तो उन्होंने ये थे 1930s में, उन्होंने हार्वर्ड मैन को मेल्स के 1980 80 में, नहीं नहीं 1930, 1930 में। हाँ, 1930 की दहाइयों से उन्होंने उनको फॉलो अप करना शुरू किया और उनमें अक्सर की उसका डेथ हो चुकी है। अब उनको उनको कंटिन्यूसली उन्होंने फॉलो किया है। अब उन्होंने एंड में इसका क्या किया है कि और उसमें बहुत से उनसे हेल्थ के बारे में ये एक एक डेटा का एक पूरा एक खजाना है। तो इसका एंड मैं समरी अभी बताता हूँ और अगले में आपको डिटेल बताऊंगा कि आपकी हैप्पीनेस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मजबूत जो सुकून असर है। सतून जो है वो आपके रिलेशनशिप्स हैं और ओए लव होए होए! आपके रिश्ते। रिश्ते हैं। लेकिन उनमें थोड़ी-सी बारीक-बीनी है कि किस-किस रिश्ते चाहिए अच्छा, और हो अब इसको अगले तक या थोड़ा-सा तशनगी भी रहने दें लोगों के लिए। तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान तआला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप बहुत ज़बरदस्त ये जो जिहाद कर रहे हैं लोगों के ज़हनों को तब्दील करने के लिए, उनको आप ऐसे टूल्स दे रहे हैं जो कि वो अपने आप को सँभालें। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस वक़्त जो इतने तबाहकुन नफ़सियाती माहौल है, उसके लिए बहुत आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह सुब्हान तआला जो पाकिस्तान में एक ऐसा माशरा कायम करना चाह रहे हैं, उसके लिए जिहाद कर रहे हैं कि एक अच्छा माशरा हो जिसमें हम नफ़सियाती तौर पर भी सुकून में रहें। अल्लाह सुब्हान तआला उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हिम्मत दे और जो बेचारे इस जिहाद में, इस जद्दोजहद में जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे और जो बेचारे इसी काविश में, इसी जिहाद में एक अच्छे पाकिस्तान के एक साफ-सुथरे, नेक पाकिस्तान में के लिए लड़ रहे हैं और अभी कैद में हैं, उनको टॉर्चर भी है, उनके ख़ानदानों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। इमरान रियाज़ ख़ान का हमें पता है, अल्लाह सुब्हान तआला उनकी मुश्किलें आसान करे। अगली नशिस्त तक इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर साहब। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाँ। हाफ़िज़।